हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संगमकालीन दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु किस शब्दावली का प्रयोग देखने को मिलता है? तो संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु पंचतिड़े शब्दावली का प्रयोग देखने को मिलता है। संगम साहित्य दक्षिण भारत कालीन प्रमुख साहित्यों के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो तोलकाप्पियर के द्वारा की गई है। दक्षिण भारतीय राज्य पांड की राजधानी कहाँ थी? तो पांड राज्य की राजधानी मदुरै में थी। अगला प्रश्न है, पत्तिनी पूजा को प्रतिष्ठा किससे प्राप्त हुई? तो तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारकम से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, कुरल का रचयिता कौन है? तो कुरल का रचयिता तिरुवल्लुवर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की थी। अगला प्रश्न है, तमिल कवियों का प्रथम संगम कहाँ आयोजित किया गया था? तो तमिल कवियों का प्रथम संगम मदुरा में आयोजित किया गया था, या मदुरै भी लिखा मिल सकता है। आप कथन और कारण से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन है, संगम साहित्य संस्कृत काव्य है, तर्क है या सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ए गलत है, परंतु आर सही है, क्योंकि संगम साहित्य संस्कृत काव्यों से संबंधित साहित्य नहीं है। अगला प्रश्न है, तमिल कवियों के प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त्य ऋषि ने की थी। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ थी तो मदुरा थी। अगला प्रश्न है, मलयालम, तेलुगु, तमिल तथा कन्नड़ भाषा में से संगम साहित्य लिखा गया है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक कौन मानी जाती है? तो वो तोलकाप्पियम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, तोलकाप्पियम की रचना की गई है? तो सूत्र शैली में इसकी रचना की गई है। तोलकाप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो तोलकाप्पियम पुस्तक की विषय वस्तु व्याकरण एवं कविताएं हैं। तमिल कवियों के द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तमिल कवियों के द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम या अलेवाई में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो संगम काल के दौरान दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान और गन्ना थी। अगला प्रश्न है, इत्तु तोके तिरुकुरल पत्तुपात अहिनानूर में से संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो तिरुकुरल जो है वो संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, संगम कालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरी पत्तनम को किस नाम से पुकारते थे? तो पुहार नाम से पुकारते थे। किस नाम से? पुहार नाम से पुकारते थे। अब दक्षिण भारत यानी संगम के कुछ प्रमुख साहित्य से संबंधित ग्रंथ और उनके लेखक। तो कुरल के लेखक हैं तिरुवल्लुवर, तिरुमुरै के लेखक हैं नंबि आंडार नंबि, शिल्पाधिकारकम के लेखक हैं इलंगो अड्डिगल और मणमेखले के लेखक हैं शीतलय सलनार। अगला प्रश्न है, कोरके, मदुरै, मुसिर एवं पुहार में से पांड्यों के प्रमुख पत्तन कौन थे? तो पांड्यों के प्रमुख पत्तन कोरके एवं मदुरै थे। अगला प्रश्न है, तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम से संबंधित है। अब देख लेते हैं पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ध्रुव धारावर्ष शासक था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ किया था? तो वो है दांतिदुर्ग। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दांतिदुर्ग किस वंश से संबंधित राजा था। राष्ट्रकूट वंशज थे तो बादामी के चालुक्यों के वंशज थे। दंतदुर्ग ने अपनी राजधानी बनाई, तो दंतदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। अगला प्रश्न है,
ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय तथा गोविंद चतुर्थ में से राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। अगला प्रश्न है, नासिक, पीतलखोरा, अजंता व एलोरा में से हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफाएं हैं। पीतलखोरा कहाँ स्थित है? तो पीतलखोरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, वह चोल शासक जिसने मधुरैकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? तो पारांतक प्रथम ने मधुरैकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, वह चोल सम्राट जिसका नाम अरमोलिवर्मन था? तो वो राजराज प्रथम है। अगला प्रश्न है, अरमोलिवर्मन किसका पुत्र था? तो परांतक द्वितीय का पुत्र था। गंगैकोंड की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? तो राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। चोलगंगम तालाब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल द्वारा पराजित पाल नरेश कौन था? तो वो महीपाल प्रथम था। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम तथा राजेंद्र द्वितीय में से वह चोल शासक कौन है जिसने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो वो शासक है राजेंद्र प्रथम, जिसने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयालय कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा राजराज प्रथम में से वह कौन सा शासक है जिसने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम वह शासक है जिसने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल को भेजा था। अगला प्रश्न है, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज प्रथम तथा राजाधिराज में से श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की गुफाओं का प्रचलन किसके द्वारा, ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन कराया था। अगला प्रश्न है, चोल राजा संरक्षक थे? तो चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय तथा राजाधिराज में से वह कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो राजेंद्र द्वितीय वह शासक है जिसे युद्ध भूमि में शासक घोषित किया गया था। राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज व राजेंद्र द्वितीय में से मालदीव विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था जिसने मालदीव की विजय की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन किसका उल्लेख करता है? तो बौद्धों एवं कापालिकों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो थी कांची। अगला प्रश्न है, मदुरै, ऐहोल, कांचीपुरम व मामल्लपुरम में से गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो गंगा अवतरण का चित्र मामल्लपुरम में चित्रित है। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम, मदुराई, महाबलीपुरम तथा तंजौर में से पल्लव रथ मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो पल्लव रथ मंदिर जो महाबलीपुरम में स्थित हैं। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया था। इन 7 रथों वाले मंदिर में किस किस के रथ हैं उन सभी को कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध राजादित्य एवं कृष्ण तृतीय के मध्य हुआ था। चोल प्रशासन में पाडिकावल से क्या तात्पर्य है? तो चोल प्रशासन में पाडिकावल शब्द का प्रयोग ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले कर के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न है, चोल काल में बेट्टी से क्या अभिप्राय है? तो चोल काल में बेट्टी शब्द का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार करने वालों के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है? तो वो कांची का कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है,
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन सी थी? तो वो नदी थी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, चोल चालुक्य पल्लव व राष्ट्रकूटों में से महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? तो आलुंगड़म कहलाती थी। क्या कहलाती थी? आलुंगड़म कहलाती थी। अगला प्रश्न है, महासभा पेरुन्नगिरी कुरी व नगरम में से वह चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, तो वो थी नगरम। अगला प्रश्न है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। वहीं चेर राजवंश का प्रतीक धनुष था। अगला प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूट वंश के शासकों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य व राजेंद्र चोल में से वह जिसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराने वाले शासकों में राजराज प्रथम का नाम आता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य पल्लव पांड्य चोल राजवंश में से ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो राजराज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी था। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था, वो था राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, वह चोल शासक कौन है जिसने संपूर्ण सिलोन यानी सिंघल को विजित कर लिया था? तो वो है राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग तथा विक्रम चोल में से श्री विजय पर आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम किसे कहा जाता था? तो चोल सम्राटों के शासनकाल में कुर्रम शब्द जो है, कुर्रम शब्द कुछ ग्रामों के समूह के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द था। अगला प्रश्न है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तिरुनेडुंगलम अभिलेख से। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध परांतक प्रथम से है। सुगंध दरिक्त चोल यानी करों को हटाने वाली की उपाधि किससे दी गई थी? तो कुलोत्तुंग प्रथम को करों को हटाने वाली उपाधि दी गई थी। चतुर्वेद मंगलम का अभिप्राय क्या है? तो कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, नाडु क्या था? तो नाडु एक प्रशासकीय विभाग था। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चोल शासकों की आय का मुख्य साधन भूमिकर था। अगला प्रश्न है, आलनायक, सेरुंदरम, वरित्तपोतगक एवं पेरुमक्कल में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो चोल वंश का राजस्व अधिकारी जो था वो था वरित्तपोतगक। अगला प्रश्न है, राजराज चोल प्रथम, आदित्य चोल, राजेंद्र चोल, परांतक चोल प्रथम का अनुक्रमिक क्रम क्या होगा? तो अनुक्रमिक क्रम होगा आदित्य प्रथम चोल, परांतक प्रथम चोल, राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल। यानी सबसे पहले आदित्य प्रथम चोल आएंगे, उसके बाद परांतक प्रथम चोल आएंगे, फिर राजराज चोल प्रथम आएंगे, फिर राजेंद्र चोल का नाम आएगा। अगला प्रश्न है, चोल राज्य के लिए सामंतवाद के सिद्धांत को किसने लागू किया था? तो आर्यन नंदी ने। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों में से जिसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमि देने की प्रथा चलाई? तो वो थे राजराज। अगला प्रश्न है, कावेरी पत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर में से चोल देशों में सूती कपड़े के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो चोल देश में सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयूर था। अगला प्रश्न है, पल्लव काल की विशेषता क्या थी? तो पल्लव काल की विशेषता है सोम स्कंद की मूर्ति। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का कुडुमियामलय अभिलेख किससे संबंधित है? तो संगीत के विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम, जिससे विचित्र चित्त भी कहा जाता था, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। कारण है, किसी समय वह जैन धर्म का अनुयायी था किंतु उसको छोड़कर वह शैव धर्म में चला गया था। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ए गलत है, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह राजवंश कौन सा था जिसने यह दावा किया था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है? तो वो थे कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक। अगला प्रश्न है, अब देख लेते हैं पूर्व मध्यकालीन
उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल तथा भोज में से वह कौन सा शासक है जिसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? तो वह है पाल वंश का शासक कुमारपाल। अगला प्रश्न है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल तथा महिपाल में से वह पाल शासक जो वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया, तो वो था गोपाल। अगला प्रश्न है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। बौद्ध, शैव, जैन एवं वैष्णव में से पाल शासक धर्मपाल अनुयायी था, तो धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, जाट, गुर्जर, कैवर्त व डोम में से वह कृषक समुदाय जिसने बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो है कैवर्त। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, वह राजवंश जिसने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाई थी, तो वो है पाल वंश। अगला प्रश्न है, धंग संबंधित है? तो चंदेल वंश से संबंधित है। कारकोट वंश का शासन था, तो कारकोट वंश का शासन कश्मीर में था। दिद्दा प्रसिद्ध रानी थी, कश्मीर की प्रसिद्ध रानी दिद्दा हुई हैं। अगला प्रश्न है, चंदेल, प्रतिहार, चौहान व परमार में से वह जिसने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था, तो वो है प्रतिहार। अगला प्रश्न है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया है और ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली, ग्वालियर, कन्नौज व कालिंजर में से गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं, रागभद्र, वत्सराज, नागभट्ट व मिहिर भोज में से ग्वालियर प्रशस्ति में से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो ग्वालियर प्रशस्ति से मिहिर भोज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, महेंद्रपाल, अनंगपाल, धर्मपाल व जयपाल में से वह जिसने दिल्ली शहर का निर्माण करवाया, तो दिल्ली शहर का निर्माण अनंगपाल ने करवाया था। प्रतिहार, राजपूत, पाल व चंदेलों में से कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा कराया गया है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर समर्पित है, तो खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। उज्जैन, कन्नौज, खजुराहो व ग्वालियर में से चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था, तो चंदेल कला का प्रमुख केंद्र खजुराहो है। अगला प्रश्न है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विद्याधर ने कराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य लड़ा गया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज से संबंधित है, जो पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्रीय शहर कौन सा था? तो वो कन्नौज था। इसमें राष्ट्रकूट भी उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सम्मिलित रहे। अगला प्रश्न है, त्रिकोणी संघर्ष का प्रारंभ किसने किया था? तो त्रिकोणी संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया था। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज, नागभट्ट, राज्यपाल व राजसिम्बा में से वह जो प्रतिहार शासक नहीं था, तो राजसिम्बा प्रतिहार शासक नहीं, जबकि मिहिर भोज, नागभट्ट और राज्यपाल ये प्रतिहार वंश के शासकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है, तो वो लक्ष्मण से प्रतिहारों की उत्पत्ति की ओर संकेत करता है। रामायण मंजरी के लेखक कौन है? तो रामायण मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, चौहान, प्रतिहार, चंदेल व परमार में से मेरतुंग का प्रबंध चिंतामणि में वर्णन किसका है? तो प्रबंध चिंतामणि में वर्णन है परमार वंश के शासकों का। अगला प्रश्न है, धर्मपाल, धंग, मिहिर भोज व परमार भोज में से वह जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया, तो वो है परमार भोज। अगला प्रश्न है, भानपुरा, धार, उज्जैन व भोजपुर में से वाग देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वाग देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है धार से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा था, किससे हारा था? तो मोहम्मद गोरी से हारा था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर, महाकाव्य तथा पवन दूतम में से वह जिसमें पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख मिलता है, कौन सा ग्रंथ है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, शैव, बौद्ध, जैन तथा वैष्णव धर्म में से वह जो कलचुरियों का राजधर्म था, तो कलचुरियों का राजधर्म था शैव धर्म। अगला प्रश्न है, बैल, हाथी, लक्ष्मी, विष्णु में से कलचुरी नरेश गांगेय देव की मुद्राओं पर किस अंकित विशिष्ट चिन्ह कौन सा था? तो
तो वो था लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, प्रतिहार, परमार्थ, गढ़वाल व चाहमान में से तुरुष्क दंड नामक कर किसमें वर्णित है? तो गढ़वाल राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है। कलचुरी शासक गांगेय देव के पिता कौन थे? तो वो कोक्कल देव द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, बोधगया, राजगिरी, कुशीनगर व सारनाथ में से गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था? तो सारनाथ में बनवाया था। अगला प्रश्न है, वह धर्मशास्त्र जो गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था? तो वो लक्ष्मीधर जो है गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था, जो एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार था। अगला प्रश्न है, धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन में से नया सम्मत चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को नया सम्मत चलाने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सेन शासक कौन था? तो दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला प्रसिद्ध सेन शासक बल्लाल सेन था। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं भवभूति। अगला प्रश्न है, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक लक्ष्मीधर है। अगला प्रश्न है, विष्णु, अंगिरस, मेघातिथि व उसना में से वह जिसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया है? तो मेघातिथि एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कह करके इसकी घोर आलोचना की है और इसको अस्वीकार कर दिया है। पाल राजाओं का सही कालक्रम क्या है? तो पाल राजाओं को अगर सही क्रम में लगाया जाए तो गोपाल, फिर देवपाल, फिर नारायणपाल और उसके बाद आता है राज्यपाल। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, वह अरब यात्री जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों राइट आंसर है सुलेमान। वह विदेशी यात्री या अरब यात्री है जो प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था और उसने अपनी रचनाओं में भारत का वर्णन किया है। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने संगमकालीन दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को रिवीजन नोट्स के रूप में आप सभी के साथ शेयर किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो सीरीज जो शुरू की गई इस चैनल पे आप सभी की आगामी परीक्षाओं में स्कोर बूस्टर के रूप में सहायक सिद्ध होगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।